Shut up and sit down. अब चलिए आइए हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं 4.2 मार्क्सिज्म। अब ये देखिए मार्क्सिज्म के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ये भी एक तरह का सिद्धांत है, ठीक है, जिसको हम लोग विस्तार में देखेंगे, जिसको हम लोग मार्क्सवाद कहते हैं। Following the establishment of factories and the capitalistic mode of production from the 17th to 18th century West, the conditions of the workers deteriorated. अब देखिए 17वीं और 18वीं शताब्दी में पश्चिम के देशों में क्या हुआ था, फैक्ट्रीज आ गया था, ठीक है। पूंजीवादी लोग आ गए थे, वो लोग पैसा लगाते थे, फैक्ट्री बनाते थे, वहां प्रोडक्शन होता था। तो जो वर्कर थे, जो लोग उसमें काम करते थे, उनकी जो हालत थी वो बहुत ही खराब हो गई थी। द वर्कर्स हु एंटर्ड द फैक्ट्रीज वर सब्जेक्ट टू ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, लाइफ इन स्लम्स, इल हेल्थ एटसेट्रा। अब जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते थे, उसके जो मजदूर थे, उनका जिंदगी बहुत ही खराब हो गया था। उनको बहुत तरह से शोषित किया जाता था, उनका बहुत शोषण होता था। काफी लंबे लंबे घंटों तक, काफी घंटों तक उनसे काम करवाया जाता था। वो लोग स्लम्स में रहते थे, गंदे जगह पे बस्तियों में रहते थे, और वो बीमार भी रहते थे। द रिजल्ट वॉज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर्स, एवर इंक्रीजिंग गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, डिग्रेडेशन एंड एलियनेशन। अब इससे क्या हुआ, इससे जो रिजल्ट मिला, ये जो आप एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे हैं, जो शोषण हुआ लोगों पे, जो वर्कर्स पे, मजदूरों के ऊपर अत्याचार हुआ, उससे क्या हुआ, अमीर और गरीब के बीच में एक बहुत ही बड़ा अंतर आ गया। आर्थिक रूप से असमानताएं होने लगी। बहुत लोगों के पास बहुत पैसा हो गया, बहुत लोग बहुत ज़्यादा ही गरीब हो गए, जिनका हालत बहुत ही ख़राब हो गया, ठीक है। फिर लोगों में डिग्रेडेशन हुआ, गरीब लोग और उनका स्तर गिरता रहा। एलियनेशन का मतलब क्या होता है, अलगाव की भावना। अब वो लोग खुद को अलग मानने लगे। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स realized clearly the adverse effect of capitalism and in the process brought out what is called scientific socialism or Marxism after the name of Marx. अब कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ये चीज़ समझ पाए, और ये वो देख पाए कि जो पूंजीवादी अब अर्थव्यवस्था, जो पूंजीवादी समाज बन रहा है, उसका क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और वो एक नया कॉन्सेप्ट लाए, एक नया सिद्धांत लाए, जिसको हम लोग वैज्ञानिक रूप से वो सोशलिज्म रहा और मार्क्सिज्म। अब जो मार्क्सिज्म नाम है वो कहाँ से आया, कार्ल मार्क्स के नाम से। Those who contributed to the Marxian philosophy after Marx and Engels include, among others, V.I. Lenin, Russia, and Mao Zedong, China. अब जो मार्क्सियन फिलॉसफी था, मार्क्स और एंगल्स के बाद में, वो V.I. लेनिन रशिया के थे और माओ जेडोंग चाइना के थे। वो लोग इसको आगे बढ़ाए और इसमें और अपना योगदान दिए। एलिनेशन मीन्स अलूफनेस, एस्ट्रेंजमेंट, एपैथी, कटिंग ऑफ। एलिनेशन का मतलब क्या होता है, आप खुद को अलग मानते हैं, ठीक है। आप ऐसा लगता है कि आप समाज में तो हैं, लेकिन आपका एक अलग रूप है। और यहाँ पे वर्कर्स जो थे वो खुद को अलग मानने लगे थे, जो अमीर थे वो गरीबों से खुद को अलग मानने लगे थे। मार्क्स फाइंड एलिनेशन in extermination, that is man find himself external, alien to his activity, his self. अब जो मार्क्स थे वो क्या देखे कि ये जो अलगाव की भावना है, लोग खुद को अलग समझ रहे हैं, ये उनको बहुत ही खराब महसूस करा रहा है। लोग खुद को एलियन मानते। देखिए एलियन कौन होता है, जो आपसे अलग होता है, ठीक है। तो वो जो भी काम करते थे उनको लगता था कि वो अलग है। यहाँ पे वर्कर्स की बात हो रही थी। अब आइए 4.2.1 मार्क्सिज्म एंड इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज। मार्क्सिज्म और उसके बेसिक पोस्टुलेट्स क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड है पोस्टुलेट, ठीक है। तो आइए इसका मतलब समझते हैं। पोस्टुलेट का मतलब होता है मांगना, ठीक है। तो मार्क्सिज्म क्या मांगता था? मार्क्सिज्म इज द पॉलिटिकल फिलॉसफी of the working class as liberalism is the political philosophy of the capitalist class. Marxism
एक राजनीतिक सिद्धांत, जो एक सोच था, ठीक है, वो किसका था? ये जो नीति थी वो जो वर्किंग क्लास थे, जो लोग वर्कर्स थे, ठीक है, उनके लिए था। और जो लिबरलिज्म, वह जो आर्थिक शास्त्र है, वह कैपिटलिस्ट क्लास था, जिन लोगों के पास पैसा था, जो लोग अमीर थे, पूंजीवादी थे, उनके लिए था। इट इज द थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, व्हाई सोशल चेंज टेक्स प्लेस एंड हाउ डू चेंजेस कम इनटू इफेक्ट। मार्क्सिज्म में जो समाज में बदलाव आता है उसका सिद्धांत है कि ये जो बदलाव है समाज में वो क्यों हुआ और ये जो बदलाव कैसे कैसे हुआ, ठीक है, और वो जो बदलाव था वो कैसे लोगों के ऊपर प्रभावी हुआ। द सोशल चेंजेस टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द मार्केट फैक्टर एंड थ्रू अ मेथड कॉल्ड डायलेक्टिकल मटेरियलिस्टिक मेथड। अब ये देखिए, ये जो सोशल चेंज है, जो सामाजिक बदलाव है, ठीक है, ये क्यों हुआ? इसके कारण बहुत सारे मटेरियल फैक्टर्स थे, वास्तु कारक थे, ठीक है, और ये जो मेथड से हुआ था उसको डायलेक्टिकल मटेरियलिस्टिक कहा जाता है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। मार्क्सिज्म इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन और पोस्टुलेट्स। अब मार्क्सिज्म जो है वो कुछ अजम्पशन या पोस्टुलेट्स के ऊपर है, इसकी कुछ मांग है। क्या है? नथिंग हैपन्स इन द वर्ल्ड ऑन इट्स ओन, देयर इज ऑलवेज अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इन व्हाट वी सी अराउंड। इस धरती पे, इस विश्व में कुछ भी अपने आप नहीं होता है, हर एक चीज का कॉज इफेक्ट है। कुछ हुआ है तो उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। ये संबंध हमेशा रहेगा हम अपने आसपास जो भी चीज देखते हैं उस पर। द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज मटेरियल रिलेशन अमंग द पीपल एज द बेसिस ऑफ द सोसाइटी, प्रोवाइड द कॉज व्हाइल द प्रोडक्टिव फोर्सेस कंस्टिट्यूट द इफेक्ट। अब देखिए, लोगों को मटेरियल चाहिए, सामान चाहिए, उसकी ज़रूरत है तो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, एक समाज का आधार है क्योंकि समाज की बहुत सारी ज़रूरतें हैं। तो ये क्या है? ये कॉज है, कारण है, और इसको पूरा कैसे करते हैं? जब प्रोडक्टिव फोर्स है जो आपके मांग को पूरा करते हैं। द रियल डेवलपमेंट इज ऑलवेज द मटेरियल डेवलपमेंट, दैट इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव फोर्सेज इंडिकेट्स द प्रोग्रेसिव लेवल ऑफ डेवलपमेंट। अब देखिए, जो वास्तविक विकास जो होता है वह मटेरियल रूप में होता है, मतलब आपका अर्थशास्त्र बढ़ रहा है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, आप इनकम अच्छा करेंगे, तो ये मटेरियल डेवलपमेंट है। और जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है वो क्या है? प्रोडक्टिव फोर्स होगा, ठीक है, जो आस्ते आस्ते लोगों का विकास होगा। द मटेरियल दैट इज इकोनॉमिक फैक्टर इज द डोमिनेंट फैक्टर इन बोथ इंडिविजुअल लाइफ एंड सोशल लाइफ। अब देखिए, आपकी जो आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक कारक है, वो डोमिनेट करता है, ठीक है, चाहे वो आपका इंडिविजुअल लाइफ हो चाहे सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन हो। आप देखते होंगे कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है, जो इकोनॉमिकली जितना साउंड है, ठीक है, उसका गरीबों के प्रति एक अलग रवैया रहता है आमतौर पर, ठीक है। तो डोमिनेट कौन करता है? कौन ज़्यादा लोगों को दबाता है? जो कि ऊपर है, जो कि ताकतवर है। ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न एज a particular stage of social material development, that is born in a social setting which exists independent of him। अब देखिए, जब किसी इंसान का जन्म होता है तो वो एक ऐसे सामाजिक विकास में या एक वास्तु विकास में उसका जन्म होता है, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ है वह उससे अलग है। मान लीजिए अब आपका जन्म हुआ तो क्या है, आप इस धरती पे हैं, यहाँ पे एक पहले से सामाजिक विकास हो चुका है, बहुत सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ है, ठीक है, लेकिन आप अभी उससे अलग हैं, आस्ते आस्ते आप उसमें जुड़ेंगे। बट बीइंग एन एक्टिव बीइंग, ह्यूमन बीइंग मेक्स हिज ओन सोशल सेटिंग। लेकिन देखिए, इंसान, उसके पास सोचने की शक्ति है, वह अपने कार्य को खुद करता है, तो वो अपना एक सामाजिक रूप बनाता है। मार्क्स हैड सेड ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न इन हिस्ट्री बट दे मेक हिस्ट्री। मार्क्स कहते हैं कि जो इंसान है उसका जन्म तो इतिहास में हुआ था, लेकिन इंसान खुद भी इतिहास बनाता है। सोशल क्लासेस, especially the opposing classes, through their struggle and following the process of revolution, move in the forward direction। अब देखिए, जो सामाजिक जातियां हैं, खासकर वो जो विरोध करते हैं, ठीक है, वो बहुत स्ट्रगल किए, बहुत लड़े और क्रांति के जरिए वह आगे बढ़े। आप पढ़े होंगे कि बहुत सारी क्रांतियां हुई, बहुत सारे झगड़े हुए, लड़ाइयाँ हुई,
That is why the Marxists say that every subsequent society is better than the preceding society. इसलिए मार्क्सिस्ट कहते हैं कि आज का जो समाज है वो पहले से अच्छा है, ठीक है, कल का जो समाज होगा वो आज से अच्छा होगा, और इसी तरह से यह चलता रहेगा. Revolutions mean total and wholesome changes. अब देखिए, जो क्रांति होती है उसका मतलब क्या होता है? पूर्ण बदलाव या कुछ कुछ बदलाव. They are not a negative force but are what Marx had called the locomotive of history. अब देखिए, ये कोई नेगेटिव फोर्स नहीं है. जब भी कोई रिवॉल्यूशन होता है, क्रांति होती है, उसके पीछे कोई कारण होता है, ठीक है, और यह इतिहास का हिस्सा बनता है. इतिहास जो है वो इसी से मिलकर बना है. When launched and successful, revolutions take the society to a higher stage of development. जब कोई क्रांति होती है और अगर वह क्रांति सक्सेसफुल होती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि समाज का और विकास होता है. The state, being the result of a class society, is a class institution. अब देखिए, एक राज्य क्या है? वह एक समाज से बनता है. बहुत सारे, एक राज्य में बहुत सारे समाज के लोग रहते हैं, ठीक है, तो ये क्लास इंस्टीट्यूशन है. इट इज़ नीदर इम्पार्शियल नॉट जस्ट, इट इज़ अ क्लास इंस्टीट्यूशन, ठीक है. अब देखिए, ये अलग नहीं है समाज से, ठीक है, ये संस्था से अलग नहीं है. जो समाज के लोग हैं उन्हीं से मिलके ये बना है. इट इज़ अ पार्टीशन, ऑप्रेसिव एंड एक्सप्लॉइटिव इंस्टीट्यूशन. इट एग्जिस्ट टू सर्व द डोमिनेंट क्लास ऑफ विच इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट. अब देखिए, यहाँ पे एक एक वर्ड है, तो एक एक वर्ड का मैं पहले मतलब बताता हूँ. पहला है पार्टीशन. पार्टीशन का मतलब क्या होता है? पक्षपात मूलक, कट्टर. अब देखिए, बहुत लोग कट्टर होते हैं, ठीक है, वो जो मानते हैं वो अपने ही बात पे चलते हैं. ऑप्रेसिव. ऑप्रेसिव किसको कहते हैं? ऑप्रेसिव मतलब अत्याचारी, उत्पीड़क, ठीक है. फिर है एक्सप्लॉइटेटिव, शोषक, जो शासन करता है. तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में, ठीक है, और जो डोमिनेंट क्लास है, ठीक है, जो लोगों को दबाया जाता है, जो गरीब हैं, उनके ऊपर ये राज करते हैं. इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, द कैपिटलिस्ट स्टेट प्रोटेक्ट्स एंड प्रमोट्स द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट, वाइल इन द सोशलिस्ट सोसाइटी इट प्रोटेक्ट्स एंड प्रमोट्स द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास. अब जो पूंजीवादी समाज है वो किसका ख्याल रखती है? वो किसकी रक्षा करती है और किसको आगे बढ़ाती है? जो कैपिटलिस्ट है, ठीक है, जो पूंजीवादी है. लेकिन जो सामाजिक समाज है, ठीक है, वो किसको रक्षा करती है और प्रमोट करती है? वर्किंग क्लास को, जो लोग काम कर रहे हैं, वर्कर्स को. बाय द टाइम द सोशलिस्ट सोसाइटी बिकम्स फुल्ली कम्युनिस्टिक, द स्टेट वुड बाय देन हैव विथर्ड अवे. जब ये जो सोशलिस्ट सोसाइटी है, जो ये समाजवादी समाज है, ठीक है, ये पूरी तरह से जब कम्युनिस्ट हो जाएगी. कम्युनिस्टिक का मतलब होता है साम्यवादी, ठीक है, तो ये जो राज्य है वह खो जाएगा, खत्म हो जाएगा. विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट मीन्स डिसअपियरिंग ऑफ द स्टेट. दैट इज स्लोली एंड ग्रेजुअली द स्टेट apparatus would go the whole way. Withering away का मतलब क्या होता है? मार्क्सिस्ट के अनुसार इसका मतलब होता है कि जो राज्य है वह खो जाएगा. आस्ते आस्ते जो राज्य है वह अपने यंत्र को, राज्य के जिस तरह से चलता है उसको पूरी तरह से खो देगा. Thus, Marxism advocates communism as the highest form of the society where men would work as they wish and would get what they want from each according to his ability, to each according to his need. तो मार्क्सिज्म बोलते हैं कि कम्युनिज्म होना चाहिए, सबसे बड़ा समाज का सबसे बड़ा रूप होना चाहिए वो कम्युनिज्म होना चाहिए. कहने का मतलब कि जो लोग हैं वो जो चाहें वो कर सकें, ठीक है, उनके ऊपर किसी का दबाव ना हो, फिर वो जो चाहे वो पा सके, अपने क्षमता के अनुसार वह चीज़ों को पूरा कर सकें, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वो चीज़ों को पूरा कर सकें.
चलिए आइए हम लोग देखते हैं 4.2.2 हाइलाइट्स ऑफ मार्क्सिज्म. मार्क्सिज्म रिवॉल्व्स अराउंड द फॉलोइंग थ्योरेटिकल प्रोपोजिशंस. अब जो मार्क्सिज्म है, अब हम लोग कुछ थ्योरेटिकल कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे जिसके ऊपर ये घूमता है. डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म is the sum total of the general principle which explain as to why and how social changes takes place. अब देखिए, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में हम लोग देखते हैं कि वो साधारण सिद्धांत क्या है, ठीक है, क्यों सामाजिक बदलाव होता है और कैसे समाज में बदलाव होता है. The social changes takes place because of the material factor and through the dialectical materialistic method. अब देखिए, जो सामाजिक बदलाव है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों को अब चीज़ें चाहिए, मटेरियल चाहिए, किसी को ज़्यादा पैसा चाहिए, किसी को प्रॉपर्टी चाहिए, तो कुछ ना कुछ लोगों को चाहिए जिसकी वजह से वो इवॉल्व हो रहे हैं, वो बदल रहे हैं, उनका विकास हो रहा है. ठीक है. द डायलेक्टिकल मटेरियलिस्टिक मेथड इज अ ट्रिपल मेथड. ठीक है. अब ये जो डायलेक्टिकल मटेरियलिस्टिक मेथड है, ये 3 तरह का तरीका है ये. ठीक है. अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अब मार्क्स के अनुसार रिलेशंस of production constitute the basis of the society at any given point of time. किसी भी वक्त एक समाज का जो आधार है वो ये है कि उत्पाद कितना हो रहा है, उसके बीच में संबंध कितना है. What are called the social relations among the people are for the Marxists the relation of production. अब देखिए, जो सामाजिक संबंध लोगों में है, मार्क्सिस्ट के अनुसार वह क्या चीज का है, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, कितना उत्पाद हो रहा है उसके हिसाब से. Productive forces constitute those elements which originate from the relation of production, but which, though opposite to the latter, promises more production through newer methods or devices. अब देखिए, लोगों को जीने के लिए क्या चाहिए, उनके बहुत सारे डिमांड है, बहुत सारे मांग है. ठीक है. तो जो प्रोडक्टिव फोर्सेज है उसमें क्या हो रहा है, उसमें भी प्रोडक्शन का ही रिलेशन है, लोग जरूरतें पूरा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो ये वादा कर रहा है कि जो प्रोडक्शन होगा, जो उत्पाद होगा, वो नए नए तरीकों से होगा, नए नए उपकरणों से होगा. In very simple words, the Marxian theory states that all development takes place through struggle between the opposites and because of factors which are economic. अब देखिए, अगर मैं इसको साधारण शब्दों में कहूं तो मार्क्सियन जो सिद्धांत है राज्य को लेकर, मार्क्सियन थ्योरी स्टेट्स बताता है कि जो भी विकास है वो कैसे हो रहा है, वो आप लड़ के कर रहे हैं, आपको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है. ठीक है. किस चीज पर, ऑपोजिट्स जो आपके खिलाफ हैं, क्योंकि जो फैक्टर्स हैं, जो कारक हैं वो आर्थिक हैं. न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन इज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रगल बिटवीन द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिव फोर्सेस एट अ मैच्योर्ड स्टेज ऑफ देयर डेवलपमेंट. अब देखिए, प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उसके बीच में एक रिलेशन है उत्पादन का. अब प्रोडक्टिव फोर्सेस क्या बोल रहा है, उत्पादन होगा लेकिन नए तरीके से, नए उपकरणों से. तो यहां आता है न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन. ये किसके वजह से आया है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिव फोर्सेस के बीच में जो स्ट्रगल हुआ. कब, जब आपका विकास हो रहा था. क्योंकि आप देखेंगे जैसे जैसे आपका विकास होगा, आप नए नए चीजों को लाएंगे, नया तरीका अपनाएंगे. द न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन हैज द मेरिट्स ऑफ बोथ द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिव फोर्सेस, हेंस अ हायर स्टेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब जो न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें दोनों है, दोनों का फायदा है. किसका किसका, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन का भी इसमें फायदा है और प्रोडक्टिव फोर्सेस का भी फायदा लिया गया है. इसलिए जो आपका आर्थिक विकास हो रहा है वो एक उच्च स्तर पर, अच्छे स्तर पर होता है. यहां पे आइए अब देखते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म. हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड द इकोनॉमिक मटेरियलिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री. अब देखिए, आर्थिक रूप से जो हम लोग इतिहास के बारे में समझते हैं, ठीक है, उसको हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कहते हैं. द मार्क्सियन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री इज दैट इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ द सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव फोर्सेस, दैट द सोसाइटी कीप्स मार्चिंग ऑन इट्स पाथ ऑफ इकोनॉमिक मटेरियल डेवलपमेंट, दैट ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ डेवलपमेंट अटेंड, दैट हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ numerous socio-economic formations, primitive, communist, slave owning, feudal, capitalist, and thereafter the transitional socialist followed by the communist society. That each succeeding society is an improvement over the preceding one. That socialist society after the abolition of capitalist society would be a classless society.
But with a state in the form of dictatorship of the proletariat, the communist society, which follows the socialist society, would be both classless society and stateless society. अब देखिए एक ही में बहुत था, एक्चुअली फुल स्टॉप नहीं था तो पूरा पढ़ना पड़ा. अब चलिए मैं समझाता हूँ. बोल रहा है कि जो मार्क्सियन है वो इतिहास को बता रहे हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसमें क्या है, इंसान नए नए तरीके लाता है, अपना विकास करता है, सेल्फ डेवलपमेंट करता है, उसका रिकॉर्ड है, उसके बारे में है इतिहास में. कि जो समाज है वह अपना आर्थिक विकास और वस्तु के रूप में विकास करता रहा है. हर एक पड़ाव में जो हमारा विकास हुआ है, ठीक है, वो हम लोग को इतिहास बता रहा है कि किस किस तरह से हो रहा है. इतिहास हम लोग को यह भी बता रहा है किस तरह से हमारा समाज बना, किस तरह से हमारा अर्थशास्त्र बना, कैसे हम लोग समाजवादी हो गए. स्लेव ओनिंग, पहले लोग गुलाम रखते थे. फ्यूडल कॉन्सेप्ट था, कोई एक जन सबके ऊपर राज करता था. फिर कैपिटलिज्म आया, पूंजीवादी सिद्धांत आया. उसके बाद ट्रांजिशनल सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, जहां पर कम्युनिस्ट सोसाइटी बना, वो समाज जहां पे लोग खुल के रहने लगे. फिर इससे ये भी हुआ कि जो समाज है वह स्ट्रगल करके लड़ के जो आगे वाला है वो पहले वाले से अच्छा रहा. कहने का मतलब आज आप जिस समाज में रह रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई है पहले वाले के हिसाब से. कल जो समाज बनेगा, जो नए सिद्धांत बनेंगे, वो आज के अच्छी चीज़ों को लिया जाएगा और आज के जो बुरे चीज़ें उनको छोड़कर नई चीज़ों को लाया जाएगा. ठीक है. उसके बाद बोल रहा है कि जो सोशलिस्ट सोसाइटी है, अगर उसमें कैपिटलिस्ट सोसाइटी मतलब पूंजीवादी हटा दिया जाए तो क्लासलेस सोसाइटी हो जाए. कोई क्लास नहीं होगा, कोई अमीर नहीं होगा, गरीब नहीं होगा. ठीक है. लेकिन अगर कोई ऐसा राज्य है जहां पे डिक्टेटरशिप है, मतलब कोई तानाशाही है, तो वहां पे अलग चीजें होंगी. फिर जो कम्युनिस्ट सोसाइटी, ठीक है, जो कि सोशलिस्ट सोसाइटी को अगर फॉलो करेगा तो वहां दोनों चीज होगा, ना तो कोई क्लास होगा ना तो कोई स्टेटलेस सोसाइटी बन जाएगा वो. ठीक है. एक ऐसा समाज जहाँ पे कोई क्लास नहीं है, क्लासलेस है, कोई अमीर गरीब ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. वहाँ पे सब एक समान है. थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्क्सिज्म. अब देखिए मार्क्सिज्म का एक और विशेषता है, वो है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू. पढ़िए. मार्क्स सेज दैट इट इज द वर्कर हु क्रिएट्स द वैल्यू इन द कमोडिटी व्हेन ही प्रोड्यूसेस इट. मार्क्स के अनुसार जो मजदूर है वह किसी चीज पे, कमोडिटी का वैल्यू लाता है. ठीक है. वह उसका मूल्य बनाता है जब वह उसका उत्पादन करता है. बट ही डज नॉट गेट वॉट ही प्रोड्यूसेस, ही गेट्स ओनली द वेजेस. ओवर एंड अबव द वेजेस इज वॉट गोज टू द एम्प्लॉयर. लेकिन वह जिन चीजों का उत्पादन करता है उसको उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है, उसको सिर्फ अपनी मजदूरी मिलती है और उसके मजदूरी के ऊपर जितना भी कुछ है वो एम्प्लॉयर को मिल जाता है, उसको मिलता है जो उसको काम दिया है. दैट इज द सरप्लस वैल्यू, और ये सरप्लस वैल्यू है. द सरप्लस वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट द वैल्यू द लेबरर प्रोड्यूसेस एंड व्हाट ही गेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेजेस. सरप्लस वैल्यू क्या हुआ? मान लीजिए एक लेबरर है, वो कुछ ऐसा उत्पादन किया जिसका 10,000 रुपया, ठीक है, ये मूल्य है, लेकिन उसको जो पैसा मिला मान लीजिए 6,000 मिला. ठीक है. तो इन दोनों का अंतर कितना है? 4,000. ये हो गया आपका सरप्लस वैल्यू. और ये हमेशा ही होता है. अगर आप कहीं नौकरी करेंगे तो मान लीजिए आप 10,000 का काम किए तो आपको 10,000 पूरा तो मिलेगा नहीं. जो आपको सैलरी मिल रहा है, जो पैसा मिल रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका सरप्लस वैल्यू है. इन सिंपल वर्ड्स, द लेबरर गेट्स द वेजेस, द एम्प्लॉयर द प्रॉफिट. साधारण शब्दों में जो लेबरर है, मजदूर है, उसको क्या मिल रहा है? वेजेस मिल रहा है. ठीक है. मजदूरी जो किया उसके लिए पैसा मिल रहा है, और जो नौकरी दिया है उसको लाभ मिल रहा है. दिस सरप्लस वैल्यू मेक्स द रिच रिचर एंड द पुअर द पुअर. अब ये जो सरप्लस वैल्यू है, इसके वजह से जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं. इट इज थ्रू सरप्लस वैल्यू दैट कैपिटलिस्ट थ्राइव. अब सरप्लस वैल्यू जो है, इसी के वजह से जो पूंजीवादी हैं वह फल फूल रहे हैं, वह कामयाब हो रहे हैं. क्योंकि देखिए जो मजदूर है वो तो जितना कमाता है वह अपने जीने में लगा देता है, उसका लाभ बहुत ज़्यादा नहीं है.
लेकिन जो मालिक है उसके अंतर्गत बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, इसलिए वह मालिक हमेशा अमीर रहता है। थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल इज अनदर टेनेट ऑफ मार्क्सिज्म। अब मार्क्सिज्म का एक और जो तत्व है वो है थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। इन द मार्क्सियन व्यू, ऑल hitherto history has been the history of class struggle between the opposing classes। अब देखिए, मार्क्सियन के नज़रिए में जो हम लोग इतिहास में पढ़ रहे हैं, इतिहास हमेशा ये बताता है कि जितने भी क्लासेस रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में हमेशा स्ट्रगल हुआ है, उनके बीच में हमेशा संघर्ष हुआ है, वर्ग संघर्ष, ठीक है। क्लास स्ट्रगल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास सोसाइटी। अब देखिए, ऐसा समाज जिसमें क्लासेस हो, अमीर है, गरीब है, लोगों को बांटा जा रहा है, वहाँ पे तो संघर्ष होना ही है। इन द क्लासलेस सोसाइटी देयर इज नो क्लास स्ट्रगल बिकॉज देयर आर इन सच सोसाइटीज नो ऑपोजिंग और एंटागोनिस्टिक क्लासेस। अब ऐसा समाज जहाँ पे कोई क्लास है ही नहीं, कोई वर्ग है ही नहीं, तो वहाँ पे संघर्ष होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि कोई विरुद्ध बोलेगा ही नहीं। Class struggle in class societies, that is in slave owning societies, the feudal societies, the capitalist societies, is of mainly three types: economic, ideological and political। अब यह जो वर्ग का संघर्ष है, क्लास स्ट्रगल, उस समाज में जहाँ पे क्लासेस के हिसाब से, वर्गों के हिसाब से लोगों को बांटा जाता है, जैसे वह समाज जहाँ पे लोग गुलाम रखते थे, वह समाज जहाँ पे तानाशाही थी, या वह समाज जहाँ पे पूंजीवादी राज कर रहे हैं, वो तीन तरह के होते हैं। आर्थिक रूप से यहाँ पे होते हैं, फिर वैचारिक रूप से, और फिर राजनीतिक रूप से। तो ये तीन तरह के क्लासेस होते हैं। मार्क्सिज्म एडवोकेट्स रिवॉल्यूशन। अब मार्क्सिज्म क्या चीज पे बात करते हैं? रिवॉल्यूशन मतलब बदलाव पर, क्रांति पर। रिवॉल्यूशंस, द मार्क्सिस्ट सेज, आर लोकोमोटिव्स ऑफ हिस्ट्री। अब मार्क्सिस्ट के अनुसार जो रिवॉल्यूशंस करते थे, क्रांतिकारी थे, वो लोग क्या थे? इतिहास के अंश। रिवॉल्यूशंस ऑकर व्हेन द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रोडक्टिव फोर्सेस लीडिंग दस टू अ न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब क्रांतियां कब हुई? जब जो प्रोडक्शन का, प्रोडक्टिव फोर्सेस के नए नए तरीकों से बदलाव के संग जब उसका संघर्ष हुआ, जब उसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, तब वहां पर क्रांतियां आने लगी। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब संघर्ष होना, झगड़ा होना, टकराव होना। दे ब्रिंग अबाउट अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी विदाउट वायलेंस इफ पॉसिबल एंड विथ इट इफ नेसेसरी। अब रिवॉल्यूशंस, क्रांतियां में क्या है कि समाज को पूरी तरह से बदलने की भावना होती थी, ठीक है। अब या तो कभी कभी ये हिंसा के साथ होती थी, और अगर मुमकिन रहे तो बिना हिंसा के हुई। रिवॉल्यूशंस इंडिकेट चेंजेस, होलसम चेंजेस, चेंजेस इन द वेरी कैरेक्टर ऑफ अ गिवन सोसाइटी। अब रिवॉल्यूशंस का मतलब क्रांति से क्या होता था? इससे बदलाव आता था, ठीक है। या तो वो अच्छे बदलाव होते थे, या बहुत सारे बदलाव होते थे जो समाज के लिए क्रांति हुई है। दे सिग्निफाई द कमिंग अप ऑफ हायर स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट। अब इसमें क्या होता था कि जो समाज का विकास हो रहा है वह एक ऊंचे स्तर पर हो रहा है, क्योंकि देखिए, लोग बिना किसी कारण के तो क्रांति करेंगे नहीं। वो क्रांति, वो संघर्ष तभी करेंगे जब कुछ अच्छा बदलाव का जरूरत है। Accordingly, the Marxists regard revolution as a positive phenomenon। इसी तरह से जो मार्क्सिस्ट थे वह क्रांति को एक पॉजिटिव फेनोमेनन के रूप में लेते थे कि हाँ, अगर क्रांति अच्छी काम के लिए की जा रही है, ठीक है, अगर जो संघर्ष है वो अच्छे काम के लिए है, तो यह सकारात्मक घटना है। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, फेनोमेनन मतलब घटना। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट means the ruling of the working class। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट का मतलब क्या हुआ? जो लोग काम कर रहे हैं वो राज करें। It is the state of the workers in the socialist society which follows the capitalist society। अब देखिए, पहले पूंजीवादी समाज था, उसके बाद एक ऐसा समाजवादी समाज बना जहां पे जो मजदूर थे, जो वर्कर्स थे, उनका राज हुआ। It is the dictatorship of the workers in the socialist society in the sense that there is a dictatorship
ऑफ द कैपिटलिस्ट इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। आप देखिए, जो काम करने वाले लोग हैं इनका तानाशाह, मतलब इनका जो वक्त था सोशलिस्ट सोसाइटी में, समाजवादी समाज में, वर्कर्स जो थे वो राज करते थे, उनकी बातों के हिसाब से काम होने लगा। ठीक है, ये उसी तरह से मतलब हुआ जैसे पूंजीवादी जो समाज है उसमें जो पूंजीपति थे वो राज करते थे। तो सोशलिस्ट सोसाइटी में किसकी बात हो रही है? वर्कर्स राज कर रहे हैं, और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कैपिटलिस्ट। ठीक है, देयर कैपिटलिस्ट रूल द वे दे वांट, नाउ द वर्कर्स रूल द सोशलिस्ट सोसाइटी द वे द वर्कर्स वांट। अब देखिए, पहले क्या होता था? कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, पूंजीवादी समाज में जो पूंजीवादी लोग थे वो जिस तरह से चाहते थे उस तरह से राज करते थे। अब जो सोशलिस्ट सोसाइटी, समाजवादी समाज है, उसमें जो वर्कर्स हैं वो अपने हिसाब से राज करने लगे। Nevertheless, Marx makes it clear that the dictatorship of the proletariat, that is the workers' state, is an interim or a transitional arrangement which functions between the capitalist society and the communist society. अब देखिए, मार्क्स ये बहुत ही साफ कर दिए थे कि जो वर्कर स्टेट है, जो आपका श्रम वर्गीय लोग हैं, जो लोग मजदूर हैं, उनका जो तानाशाह है, उनका जो राज है, ये क्या है? इंटरिम है। ठीक है, ये कुछ बीच क्या है किसका? कैपिटलिस्ट सोसाइटी और कम्युनिस्ट सोसाइटी। Once the socialist society is completely established, the worker state will not be needed. That it will wither away, disappear slowly. एक बार समाजवादी जो समाज है वो आ जाएगा तो ये जो वर्कर स्टेट है, ठीक है, जो श्रमिक हैं, उनका जो राज्य है वो जरूरत नहीं होगा और आस्ते आस्ते वो खत्म हो जाएगा। Lenin insists that the dictatorship of the proletariat is better than the bourgeois state, both quantitatively and qualitatively, as it looks after the interest and welfare of the whole multitude of the workers rather than handful of capitalists. अब लेनिन क्या कहते हैं कि वो ये बोलते हैं कि ये जो वर्कर्स का जो राज है, ठीक है, वो पूंजीवादियों के राज से अच्छा है, क्योंकि जब वर्कर्स का राज रहता है तो कम से कम वो जितने भी मजदूर हैं सभी का भला देखते हैं, सभी की रुचि देखते हैं, सभी को क्या चाहिए उस पर देखते हैं, ना कि सिर्फ कुछ लोगों का जिनके पास पैसा है। The socialist society that follows the capitalist society after its abolition is a classless society. अब देखिए, जो सोशलिस्ट सोसाइटी है जो कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बाद आया वो क्या है? उसमें क्लासलेस सोसाइटी हो गया। ठीक है, क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्लासलेस सोसाइटी था, क्लास सोसाइटी था और वो हट गया। ठीक है, तो अब क्या है? अब है सोशलिस्ट सोसाइटी। ये क्या है? ये क्लासलेस सोसाइटी है। अब क्लास के हिसाब से समाज को नहीं बांटा जाता है। इट इज अ क्लासलेस सोसाइटी इन द सेंस दैट ऑल द वर्कर्स whosoever they work in the office, in the factory or in the field, each get jobs according to one's ability, from each according to his ability, to each according to his work. अब देखिए, यहाँ पे क्लासलेस सोसाइटी का मतलब क्या हुआ कि जितने भी श्रमिक हैं, चाहे वो किसी भी ऑफिस में काम करे, चाहे वो किसी के लिए भी काम करे, चाहे वो किसी भी फैक्ट्री में काम करे, किसी भी फील्ड में काम करे, सबको उनके क्षमता के हिसाब से जॉब दिया जाएगा। जिसकी जैसी क्षमता होगी उसको उस हिसाब से काम दिया जाएगा। द कम्युनिस्ट सोसाइटी विच फॉलोज द सोशलिस्ट सोसाइटी विल बी बोथ द क्लासलेस सोसाइटी एंड द स्टेटलेस सोसाइटी। अब देखिए, जो कम्युनिस्ट सोसाइटी होगा, जो कि सोशलिस्ट सोसाइटी के बाद आया, वो दोनों होगा, उसमें क्लासलेस भी होगा और स्टेटलेस भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट 4.2.3 रेलेवेंस ऑफ मार्क्सिज्म। अब देखिए, अब ये जो मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत है, ठीक है, इसकी क्या संबंधता है, ठीक है, इसकी क्या योग्यता है। मार्क्सिज्म बोथ एज अ फिलॉसफी and also as a practice has attained a position unparalleled in social and political thought. अब देखिए, जो सामाजिक सोच है और जो राजनीतिक सोच है, उसमें मार्क्सिज्म को दोनों फिलॉसफी के रूप में और प्रैक्टिस के रूप में जब ये लाया गया, इसको एक अनपैरेलल पोजीशन मिला। इट अपील्स क्रॉसेस ऑल बाउंड्रीज
एंड इन फैक्ट ऑल लिमिट्स। ठीक है, ये जो बात करती है ये सभी बाउंड्रीज, सभी क्षेत्र के बाहर बात करती है और हर एक लिमिट्स पे करती है। इट एडवर्सराइज आर एज मच एज कन्विंस्ड ऑफ इट्स स्ट्रेंथ एज आर इट्स एडमायरर्स एंड येट इट्स शॉर्टकमिंग्स आर ऑब्वियस। अब देखिए, इसके बहुत कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हुई, एडवर्स चीज़ें हुई, ठीक है, और इसके जो एडमायर्स थे उन वो जितने भी कन्विंस हो गए। तो इसके मार्क्सिज्म के कुछ शॉर्टकमिंग्स भी थे, इसकी कुछ कमियां भी थी। चेंजेस डू नॉट ऑकर सिंपली बिकॉज ऑफ द क्लैशेस बिटवीन द ऑपोजिंग क्लासेस। अब देखिए, जो भी बदलाव है वो आसानी से नहीं हो पाता था, क्योंकि जो ऑपोजिंग थे, मतलब जो इसके विरुद्ध बोलते थे, उन लोगों के बीच में मतभेद होता था। हिस्ट्री इज इंडेप्टेड टू क्लास कोऑपरेशन एज वेल फॉर इट्स डेवलपमेंट। अब इतिहास में क्या है, उसमें जो क्लासेस है उसका कोऑपरेशन की बात होती है, उसके विकास की बात होती है। मटेरियल फैक्टर दो इम्पॉर्टेंट एंड डोमिनेटिंग इट मे बी इज नॉट द सोल फैक्टर इन एक्सप्लेनिंग द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ सोसाइटीज इंट्रिकेसीज। अब देखिए, मटेरियल फैक्टर, पैसा, पूंजी, ये तो एक कारक है, बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। पैसे के हिसाब से जिसका जितना औहदा है उस हिसाब से लोग दूसरे को डोमिनेट करते थे, ठीक है। ये सिर्फ एक कारक नहीं है, ये समझाने के लिए कि हमारा जो समाज है जो कि बहुत ही पेचीदा सा हो गया है। Indeed, man does not live by bread alone, but it is also true that he cannot live without it. अब देखिए, तथ्य है कि इंसान सिर्फ खाकर ही जिंदा नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि बिना खाए वह जी भी नहीं सकता। Marxism has underestimated the worth and strength of national और पैट्रियोटिक सेंटिमेंट्स। अब देखिए, मार्क्सिज्म ने राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, इसकी ताकत को वो अंडर एस्टिमेट किए। टू से दैट द वर्कर्स हैव नो फादरलैंड ऑफ देयर ओन, एज मार्क्स यूज्ड टू से, इज टू मेक देम पेरेंटलेस। अब देखिए, मार्क्स के अनुसार जो मजदूर है उनका कोई ज़मीन नहीं है, ठीक है, उनका कोई अपना फादरलैंड नहीं है, तो इससे क्या हो गया, उनका कोई पेरेंट नहीं है, उनके ऊपर कोई नहीं है। मार्क्सिज्म ऑल्सो अंडर एस्टिमेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेट। मार्क्सिज्म में राज्य का जो महत्व है उसको भी अंडर एस्टिमेट किया गया। टू से दैट द स्टेट इज अ क्लास इंस्टीट्यूशन एंड देयरफॉर एन ऑप्रेसिव एंड एक्सप्लॉयटेटिव वन इज टू ओवर सिंप्लीफाई थिंग्स। अब देखिए, यहाँ बोल रहा है कि जो राज्य है, ठीक है, वो क्या है, क्लास इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, इसलिए वो ऑप्रेसिव है, वहाँ पे लोगों का शोषण होता है, ठीक है। द मार्क्सियन फॉर्मुलेशन इन प्रैक्टिस हैव बीन रियली डिसअपॉइंटिंग। अब देखिए, मार्क्सियन का जो फॉर्मुलेशन था, जो वो सिद्धांत बनाए थे, जब वो प्रैक्टिस पे आया तो वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा। मार्क्सिज्म एज अ प्रैक्टिस हैज फेल्ड वॉट एवर बी द रीजन। मार्क्सिज्म जब जमीनी स्तर पर आया, जब लोग इसे मानने लगे, तो ये फेल हो गया। अब इसका कोई भी कारण हो, वन चीफ रीजन हैज बीन इट्स सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। The dictatorship of the proletariat becomes the dictatorship of the Communist Party. The party's dictatorship becomes ultimately the dictatorship of one man, be that a Stalin or a Mao. अब देखिए, यहाँ पे सब एक कारण ये भी था कि सेंट्रलाइज टेंडेंसी था, सब चीज़ को एक जगह करने का था, ठीक है। जो वर्कर थे, प्रोलेटारिएट थे, उनका डिक्टेटरशिप आया, तो इससे कम्युनिस्ट पार्टी का डिक्टेटरशिप, तानाशाही बढ़ा। एक पार्टी का तानाशाही बढ़ने से क्या हुआ, एक आदमी का तानाशाही बढ़ा, चाहे वो स्टालिन हो चाहे माओ हो। इन द सोवियत यूनियन रिफॉर्म मूवमेंट, ग्लासनोस्ट स्पेशली इनिशिएटेड बाय मिखाइल गोर्बाचेव, मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट नॉट ओनली इन यूरोप बट ऑलमोस्ट ओवर द वर्ल्ड। अब देखिए, सोवियत यूनियन में जब रिफॉर्म मूवमेंट हुआ, ठीक है, कौन इनिशिएट किए थे इसको, मिखाइल गोर्बाचेव। तो यहाँ पे जो कम्युनिस्ट मूवमेंट था, ठीक है, इसका अंत होने लगा, सिर्फ यूरोप में नहीं बल्कि पूरे विश्व में। द कम्युनिस्ट चाइना हैज इंट्रोड्यूस न्यूमरस लिबरलाइजेशन मेजर्स इन इट्स इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। अपने अर्थशास्त्र में, अपने राजनीति में जो कम्युनिस्ट चाइना था वो भी बहुत जगह पे लिबरलाइजेशन ले आया, वहाँ से वो लोग कम्युनिज्म हटाने लगे। The relevance of Marxism as an alternative ideology before the world is no more unquestioned. अब देखिए,
जो मार्क्सिज्म है, ठीक है, कॉन्सेप्ट, ये एक ऑल्टरनेटिव आइडियोलॉजी के सामने आ गया दुनिया में, ठीक है, कि इसके अगेन अलग में भी कुछ देखा जा सकता है।